नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान की है। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है सुधीर। और सुधीर शादीशुदा इंसान थे। उम्र लगभग 27-28 साल की हो चुकी थी। तो क्या हुआ था उनके साथ में, आइए उनकी कहानी में चलते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या घटना उनके साथ में घटी थी, उन्हीं की अब पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, वो साल था 2009 का। मेरा नाम सुधीर, मैं राजस्थान का रहने वाला। अब मैं एक कंपनी में काम करता था। सुबह 9 से 5 की वाली ड्यूटी, वही मेरा काम था। और उसके बाद मैं घर में अब खाली बैठा रहता था। लेकिन जो काम मैं करना चाहता था, जो मैं इज्जत शोहरत पाना चाहता था, इस छोटी सी नौकरी में संभव नहीं था। मेरा दिमाग हमेशा चंचल रहता था, नए नए आइडिया ढूंढता रहता था, सब कुछ नया करना चाहता था। लेकिन परिवार की जो स्थिति है ना, वो मुझे करने नहीं देती थी। अगर मैं जॉब छोड़ करके कोई और काम में अब लगता, उसमें टाइम लगता पैसा कमाने में। अब वो स्थिति हमारे पास में नहीं थी। परिवार कहूँ ना कि मेरे कंधे पर चल रहा था। मेरा पिता अब एक तरह से अपाहिज हो चुके थे पैरों से। अब ज़्यादा वो चल फिर नहीं सकते थे, काम तो दूर की बात है। अब उनकी सेवा भाव में लोग अब लगना पड़ता था। तो आखिरकार वो जिम्मा उनका सब कुछ मेरे ऊपर में आ चुका था। अब मैं जिस नौकरी में था उसके छोड़ने के तो मैंने बहुत बार कोशिश किया कि चलो दूसरी जगह ट्राई करते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा ना। लेकिन परिवार की आर्थिक मजबूरी के आगे मैं अपने आप को एक तरह से सरेंडर बोल चुका था कि नहीं, अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा तो अगले महीने मेरी सैलरी नहीं आएगी। अगर सैलरी नहीं आएगी तो मेरा परिवार को क्या होगा, मेरे पिता का दवाई का क्या होगा, कहीं मेरा अब बाल बच्चे भूखे ना मरे। अब एक तरह से मेरा एक छोटा सा बच्चा भी था, बीवी थी, माँ थी, पिताजी थे। तो मैं किसी को तकलीफ देख नहीं सकता था। आखिरकार मैं अब उस नौकरी में अब एक तरह से रहने ही लगा। कई बार दिमाग में चला था कि इस नौकरी को छोड़ देते हैं, कोई और काम धंधा शुरू कर देते हैं। लेकिन हर काम में मुझे रिस्क लग रहा था कि अगर मैं कोई और काम करूं, वो काम ना चले, तब मेरा क्या होगा। आखिरकार जिस नौकरी में था उसी में मैं डटा रहा। लेकिन मेरा घर बदलना पड़ा। घर जो था किराए का, अब एक तरह से वो छोड़ना था। मकान मालिक ने सख्त हिदायत दे दिया था कि भाई 10 दिन के अंदर कमरा खाली कर दे, मेरे घर में शादी है, अब बहुत मेहमान आने वाले हैं। इसके बाद तू आ जाना, जब शादी ब्याह का मामला ख़त्म हो जाए तब मेरे घर में आ जाना। मैं उस मकान में लगभग 1 साल से रह रहा था और मकान मालिक से मेरे अच्छे संबंध थे। अब मैं उसकी भी मजबूरी देखना था और वो जो कह रहा था बिल्कुल सही। उसके परिवार में शादी था, जगह की कमी थी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं जल्दी से कोई मकान ढूंढ लेता हूँ और फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। अब उस जगह से जो हमारा गांव था ना, लगभग 3 घंटे के रास्ते पर था। 3-3.5 घंटा लग जाता था बाइक से। जब भी मैं जाता था ना, बाइक से ही जाता था, अब बाइक से ही वापस आता था। खैर मैं मकान अब ढूंढने लगा, लेकिन जो भी मकान मिल रहा था ना, मेरे बूते से बाहर था। अब इतना पैसा मैं तो दे नहीं पाता था। आखिरकार मैं निराश हो गया। कोई ढंग का मकान मिलता था तो पैसा इतना बोल देते थे कि मेरे अब उस बस में होता नहीं था। आखिरकार मैं डीलर की सहायता लिया। डीलर को बता दिया अपना पोजीशन कि भाई मेरी हालत टाइट है, मेरा हाथ टाइट है, अब देख लेना कम से कम वाला घर मुझे कोई दे दो, बहुत मेहरबानी होगी। डीलर बोला कि ठीक है, मैं खोजबीन करता हूँ, कल आकर आप मिलना। जब मैं ड्यूटी ख़त्म करके जब मैं अपने घर जाने लगा तब वो रास्ते में डीलर मुझे मिल चुका था। कहने लगा ऑफिस में आ जाओ, बात करनी है, एक मकान नज़र में है। जब मैं उसके ऑफिस में गया तब वो बताया कि देखो एक मकान है, ग्राउंड फ्लोर पर है, मकान थोड़ा पुराना है। अब जिसका भी मकान है ना, वो मरम्मत तो कराना नहीं चाहता। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पर है, देखो उसमें 2 हिस्सा बनाया गया है। मकान तो एक ही था, लेकिन किराए
अब कोई बड़ा मकान लेना चाहता है, कोई छोटा, तो इसने मकान मालिक ने उसमें 2 हिस्सा कर दिए। अब आधा हिस्सा तो भरा हुआ, आधा हिस्सा खाली है। किराया इतना है जितना तुमने बताया था। अब तो मैं खुश हो गया था कि चलो कम से कम मेरे बजट में अब कोई मकान तो मिला। मैंने बोला भैया चलिए मुझे मकान दिखा दीजिए, मुझे तो अर्जेंट है। आखिरकार मैं अपनी बाइक पर बिठा करके अब डीलर को लेकर के चल पड़ा था। जब मैंने मकान देखा, बाहर से जैसा डीलर बता रहा था ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। जैसे लग रहा था कि बहुत पुराना मकान है, उसका कोई केयर करता ही नहीं है। सफ़ेदी तो एकदम ख़त्म हो गई थी, कालापन आ चुका था, पेंट की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन अब डीलर का कहना था कि मकान मालिक अब इसमें पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। जब तक मकान चल रहा है तब तक चल रहा है, नहीं तो उसका इरादा है इसको तोड़ करके अब नया घर बनाने का। खैर मुझे कोई ज़्यादा दिन तो वहाँ रहना नहीं था, मुझे तो वापस उसी घर में आ जाना था जब इनका शादी ब्याह का मामला हो जाता। खैर मैं जब अंदर पहुँचे ना, तो आधा हिस्सा में देखा ताला बंद था, उसमें 2 गेट थे। अब एक दाहिने वाला जो गेट था उसमें ताला बंद था, बाएं वाला वो खुला हुआ था, मतलब वो खाली था। अंदर से मैं देखा घर तो सही में बड़ा था। अब इतना बड़ा घर जहाँ पर मैं लेता तो डबल किराया होता। ये घर मुझे कैसे सस्ता मिल रहा है मैं तो समझ नहीं पाया। लेकिन अब मुझे खुशी थी कि चलो अब अच्छा सा घर मिल गया, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जब तक चलना है इसी घर में चलेगा, अब बाकी देख लेंगे जो भी होगा। मैं पूछा कि इस बगल वाले घर में कौन रहता है। हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गया, उस दोनों घरों के बीच में एक दरवाजे का पार्टीशन था, बड़ा सा दरवाज़ा था। अब वो एक तरह से कहूँ ना कि दोनों घर को आपस में जोड़ता था। तब वो जो डीलर था उसने बताया कि देखो सुधीर बाबू, ये जो आधा हिस्सा है ना, उसमें 2 लड़कियां रहती हैं, वो भी नौकरी करती हैं और बिल्कुल अब शांत माहौल है, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और मैं देखो तुम्हें शरीफ देख करके अब इस घर को दिया हूँ, देख लेना वो लड़कियां हैं और कोई ऐसी बदतमीजी मत कर देना। मैं बोला भाई मैं शादीशुदा हूँ, मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ, मैं ऐसे काम कभी नहीं करता। तभी वो डीलर बोला कि हाँ मैं आपका चेहरा देख करके अनुमान लगा चुका हूँ। खैर इसके बाद मैंने वो मकान ले लिया। जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास में ज़्यादा सामान तो रखता नहीं था, अब मैं सब लेकर के अपने उस नए घर में आ चुका था। लेकिन जो 2 लड़कियां हमारे बगल में रहती थी, मैंने अभी तक उनको देखा नहीं था। जब आया सामान लेकर के तभी ताला बंद था। और जो डीलर कह रहा था कि वो कामकाजी लड़कियां हैं, नौकरी करती हैं, काम करती हैं, अब सुबह निकलती हैं तो शाम को ही आती हैं। खैर मैं तो अपना घर को जो भी सामान थे अब ला करके अब डाल दिया था। घर मेरे से अब जो मैंने पहले जो घर लिया था जिसमें रह रहा था, और उससे तो 2 गुना बड़ा था, लंबा सा घर था। और देखने में अंदर से जितना बाहर से गंदा लग रहा था, अंदर से नहीं था। खैर मैं अपना गृहस्थी सब कुछ बसा लिया था। अब मेरे पास में वैसे खाना वाना बनाने का सारा सामान था, लेकिन मैं इन चीज़ों में थोड़ा सा आलसी था। खाना मैं ज़्यादातर होटल में ही खाता था, और मैं अब वही कर रहा था कि क्यों खाना बनाने का तूल करना है, चलते हैं होटल में खाना खाते हैं और अपना आकर के आराम कर लेंगे। अब सामान वामान सब कुछ सेट करने में शाम तो हो ही चुका था और मुझे भूख भी लग रही थी। मैं सोचा कि चलो आज तो कम से कम होटल में खा लेते हैं, अब बाकी जब टाइम मिलेगा तो बना लिया करेंगे। यही सोच के मैं अपने बाइक स्टार्ट करके अब रोड के साइड में चल दिया था। वहाँ पर अब एक तरह से मार्केट था, बहुत सारी उसमें दुकानें थी। अब वहाँ पर ढाबा भी था, होटल जो बोलते हैं वो भी था, और सब्जी वगैरह का सब कुछ बाजार था, चिकन मछली मीट सब कुछ वहाँ पर दुकान लगी हुई थी। अब शाम के करीब 7:30 बज रहा था। मैं भूखा था तो मैं होटल पर चला गया, बाइक खड़ी करके अब मैं खाना खा रहा था। खाना खा करके जैसे ही मैं पैसे दे के निकल रहा हूँ और मैं देखा कि मेरी बाइक का हवा निकल चुका है। अब
मैं थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन अभी मौका था अच्छा कि चलो अभी अब मैकेनिक मिल जाएगा, हवा जो भी पंचर होगा वो अब एक तरह से लग जाएगा। जल्दी से मैं बाइक धकेलते हुए अब दुकान पर पहुंचा। वो जो पंचर की दुकान थी ना, मीट शॉप के बगल में ही थी, जहां पर मटन का दुकान था। अब मैं वहां पर अपनी बाइक दे दिया मिस्त्री को कि भैया जरा देखना जल्दी से, मेरे बाइक का खड़े खड़े हवा निकल गया है। अब जो बाइक वाला था मैकेनिक, वो पंचर देखने लगा, कहने लगा भैया पंचर लग रहा है, कहीं कील चुभ गई है। और फिर उसने कील भी दिखाया कि देखो भैया पंचर का वजह ये है। मैंने बोला जो भी भैया आप तो सही कर दो। और वो टायर वायर खोल करके एक तरह से पंचर लगाने लगा था। अब मैं बाहर खड़ा अब इधर उधर का नज़ारा देख रहा था। और तभी एक लड़की, सुंदर सी लड़की, जैसे ऑफिस में काम करती हो, वो मटन शॉप पर आ गई और आते ही बोली भैया 5 किलो मटन पैक कर दीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, देखिए ज़्यादातर हड्डी वाला हिस्सा देना। मैं उस लड़की की तरफ देख रहा था। देखने में गजब की सुंदर लड़की थी, लंबी लंबी भी थी और लंबे लंबे बाल भी थे, एकदम मॉडर्न लग रही थी, शहरी वाला हिसाब किताब था। खैर मुझे क्या करना, मैं तो शादीशुदा इंसान था। हाँ, मैं इन लड़कियों के चक्कर में आज तक पड़ा नहीं। मेरी अब पत्नी थी, मैं उसी में ज़्यादातर अपना बिजी रहता था। हफ्ते में 15 दिन में अपने गांव चला जाता था। खैर मैं उस लड़की पर ज़्यादा ताजुब हुआ कि लोग बाग तो अब मटन का वो हिस्सा मांगते हैं जो नरम है, मांस वाला ज़्यादा मांगते हैं। लेकिन वो लड़की जो थी ना, वो मटन वाले से कह रही थी कि भैया ज़्यादातर हड्डी वाला हिस्सा देना, हड्डी ज़्यादा चाहिए, मांस कम चाहिए। तब मुझे चौंकना पड़ा था। खैर मुझे क्या करना था, मेरी बाइक अब पंचर लग चुकी थी। मैं अपना बाइक अब ले करके अपने घर की तरफ चल दिया। हाँ, अब मैं एक दुकान पर रुक गया था, कुछ काम था और इसी वजह से एक जानने वाले भी वहाँ पर मिल गया था। 10-15 मिनट ज़रूर लगा होगा। इसके बाद मैं अपना बाइक लेकर के अब जब घर पर पहुँचा तो मैं देख रहा हूँ कि जो मटन शॉप पर लड़की थी अब वही बगल के घर में ताला खोल रही थी। अब उस लड़की को देख करके मैं थोड़ा सा अब एकदम हिचक सा गया कि अरे ये पड़ोसी मेरा यही है क्या, जो 5 किलो मटन शॉप से लेकर के आई है, और वो भी हड्डी वाला हिस्सा। मैं उस लड़की की तरफ देखने लगा और तब तक लड़की को आभास हो गया कि मैं कोई देख रहा है। पलट कर देखी, कहने लगी क्या देख रहे हो? लड़की नहीं देखी। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ जी, आपका ये बगल वाला घर लिया हूँ। तब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे माफ़ कीजिएगा, मैं समझी थी कि कोई बाहर वाला है, रास्ता चलते लोग अब ऐसे नज़ारा कर लेते हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ। कब से आए? मैंने बोला बस आ गया जी। चलो जी अच्छा है, कम से कम मेरा पड़ोसी घर आबाद तो हुआ। क्या करते हैं आप? वो ताला खोल चुकी थी, आप सारा सामान अपने हाथों में एक तरह से लटका रखी थी। मैं कहने लगे मैं जॉब करता हूँ मैडम। कहाँ करते हैं? कई तरह का उसने सवाल पूछ लिया और मैं हर एक सवाल का जवाब दिया। तब कहने लगे अरे मैं चलो अब बाद में मिलते हैं आपसे, अब तो आप पड़ोस में हो तो बातचीत तो होती रहेगी। इसके बाद वो लड़की चली गई। मैं भी अपने कमरे में आ चुका था और एक तरह से कहूँ कि मुझे थकान भी थी और मुझे नींद भी आ रही थी। मैं अपने कमरे में अब आराम करने लगा था। रात करीब 10 बज चुका था। लेकिन मैं अब उस जो लड़की मटन लेके आई थी 5 किलो मटन, अकेले थी, लेकिन वो डीलर कहा था कि वो 2 लड़की हैं। 2 लड़की कामकाजी हैं, नौकरी करती हैं, सुबह निकलती हैं, शाम को आती हैं। लेकिन एक लड़की को मैंने देखा नहीं था कि आखिर वो कौन है, कैसी है। खैर मैं मन में सोचा कि मुझे क्या करना है। सही मायने में 10 बज चुका था और मैं नींद में सोया हुआ था। तब एक अजीब सी सड़न वाली बदबू मेरे कमरे में आने लगी थी। ऐसी बदबू के वजह से मेरी नींद खुल गई थी। उस बदबू को मैं अब एक तरह से महसूस करने लगा था। तभी मेरी नींद खुली थी कि आखिर बदबू आ कहां से रही है। तब मुझे आभास हुआ कि जो दरवाजा बीच वाला था, जो दोनों घरों को आपस में जोड़ता था, उसी में से
अब वो बदबू आ रही थी, सड़न वाली बदबू। मैं हैरान था कि भाई ये लड़की क्या पका रही है, ये इसके घर में क्या चल रहा है, इतनी तेज बदबू, वो भी सड़न वाली। सही मैंने मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था उस लड़की पर कि एक सड़े गली चीज क्या बना रही है, कैसी लड़की है ये। तभी मुझे ध्यान आया कि अरे ये तो 5 किलो मटन लेके आई थी, तो साबुत था, उसमें अब सड़न गड़न वाली तो कोई बात थी नहीं। खैर मैं कहूँ ना, मैं उस लड़की का दरवाजा खटखटाना चाहता था, लेकिन अब रात हो चुकी थी। अब मेरा हिम्मत अब एक तरह से जवाब दे गया था कि नहीं भाई, लड़की हैं, एक नहीं दो हैं उसमें, जैसा डीलर ने कहा था। अगर वो मेरे को गलत समझ लिया तब वो डीलर से कंप्लेंट कर देगी, अब फिर मुझे ये घर खाली करना पड़ेगा। अभी तो मुझे कुछ दिन काटना है यहाँ पर। यही सोच करके मैं रह गया था, उस बदबू को बर्दाश्त करने लगा था। दरवाज़ा खिड़की खोल दिया था और थोड़ी देर के बाद में वो बदबू गायब हो गई थी, हवा में उड़ चुकी थी। तब मैं अब सोच लिया कि अब कुछ नहीं करना है, बस आराम करना है। हाँ, सुबह जब अब वो लड़की मिलेगी तो एक बार ज़रूर पूछूंगा कि रात को 10 बजे ये बदबू कैसी आ रही थी, आपके घर में ऐसा क्या पका रही थी, क्या चल रहा था। खैर मैं सो चुका था। जब मैं सुबह उठा फ्रेश होकर के, जब बाहर निकला तो मैं देखा कमरे में बाहर से ताला बंद है, मोटा सा ताला लगा हुआ है। मतलब ये लड़कियां जो हैं सुबह सुबह निकल जाती हैं मेरे उठने से पहले, और रात को आती हैं। जरूर ये मेहनती लड़की हैं दोनों की दोनों, लेकिन मैं अभी तक एक ही लड़की को देखा था। खैर मैं भी अपना काम पर निकल चुका था। इसके बाद अब 9 से 5 वाली ड्यूटी थी। अब मैं अपने घर पर 6 साढ़े 6 बजे तक अब घूमते हुए आ जाता था। रास्ते में दोस्तों से मिलता था, कुछ बातचीत होती थी, अब फिर थोड़ा चाय दुकान पर भी टाइम पास होता था। इसके बाद मैं भी अपने घर पर आ चुका था। आज मेरा मूड था कि कुछ अपने हाथों से बनाया जाए। रोज रोज होटल का खाना ठीक नहीं है। वही मैं अपना चूल्हा चौकी स्टार्ट कर दिया था। अब सब कुछ सब्जी वगैरह जो भी खाना था मैंने अच्छी तरह से पका करके ढक के रख दिया कि चलो अब 10 बजे के आसपास भोजन करूँगा, अब फिर आराम करूँगा। गर्मी का टाइम था और मैं थोड़ा अब बाहर निकल गया कि चलो थोड़ा बाहर का नज़ारा देखते हैं, अब फिर घूम फिर के हवा फिर खा करके आ जाएंगे। जब मैं निकला ना, तभी मैं देखा उस बगल वाले कमरे में बड़ा सा ताला लटका हुआ था, जैसा मैं सुबह देखा था। तब मैं समझ गया कि लड़कियां वो शायद लेट आती हैं, चलो हमें क्या करना है। मैं बाहर निकल गया। जब मैं लौट के आया आधा पौने घंटे के बाद में, तब वो ताला अपनी जगह पर था नहीं। मतलब वो लड़कियां आ चुकी थी जो उस घर में रहती थी। एक लड़की को तो मैं जानता था, उससे मेरी बातचीत भी अब हो चुकी थी। मैं भी अपने कमरे में आ गया। अब मैं सोचा कि अब बस नहा धो के, गर्मी का टाइम था, अब भोजन करके आराम से पंखा चला के सो जाएंगे। जैसे ही मैं बाथरूम में जाने वाला था, तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुआ। खट 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 की आवाज़ आई। हाथ में तौलिया लपेटे हुए था। अब मैं सोचा कि कौन हो सकता भाई, रात का 10 बज रहा है, लेकिन दरवाज़ा पर जाना भी जरूरी था। क्या पता वो डीलर किसी काम से तो नहीं आ गया हो, कुछ कागज पत्र साइन तो नहीं कराना, एग्रीमेंट वगैरह। मुझे ऐसा ही लगा था क्योंकि अभी एग्रीमेंट मैंने किया नहीं था, ना उसने कुछ बोला था। मुझे ये शख्स वहाँ लगा था। मैं तौलिया पहने ही बनियान में हाथ दरवाजे पर चला गया। मैं पूछा कौन, लेकिन आवाज़ नहीं आई। मैं दरवाज़ा खोल दिया। जैसे दरवाज़ा खोला ना, तो मैं एक अनजानी लड़की को देखा जिसको मैं जानता तक नहीं था। देखने में वो भी सुंदर थी, बड़े बड़े बाल उसके भी थे, अब हाइट भी अच्छी खासी थी। कहने लगी कि देखिए आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। अब अपने सामने लड़की को देख करके मैं थोड़ा हैरत में पड़ गया था, क्योंकि मैं उस लड़की को जानता तक नहीं था, ना मैं कभी देखा था। मैंने बोला जी नहीं, बताइए क्या काम है आपको। कहने लगी कि आपके पास में चाकू है, मेरा चाकू टूट चुका है। मैं अब इधर उधर देखने लगा कि भाई इसको चाकू का जरूरत क्यों पड़ गई है। तब वो हंसते हुए कहने लगे, अरे
हम आपके पड़ोसी हैं। तब मैं ध्यान से देखने लगा और दरवाज़ा भी खुला हुआ था बगल का। तब मुझे समझ में क्या, हाँ ये दूसरी लड़की है। पहली वाले से तो मैं मिल चुका हूँ, ये दूसरी है जो डीलर ने बताया था। ये सब काम करने वाली लड़कियां हैं, नौकरी करती हैं। अभी लेट आई हैं, शायद सब्जी वगैरह काटना होगा और चाकू इनका टूट चुका है। मैं बोला बस 2 मिनट में लेके आया। अब मैं जल्दी से भागा, किचन से अपना चाकू उठाया और जाकर लड़की के हाथों में दे दिया। लड़की ने बोला बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ देर में सब्जी काट करके हम आपको दे देंगे। मैंने बोला कि सुबह दे दीजिएगा। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि सुबह क्यों, सुबह हम लोग थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं और क्या पता आपको फिर चाकू की जरूरत पड़ जाए। थोड़ा देर के बाद में हम वापस ले आएंगे। मैंने बोला जी मैं नहाने जा रहा हूँ और 10-15 मिनट लगेगा, और इसके बाद जब मर्जी आ जाइएगा चाकू दे दीजिएगा। मैं इसके बाद में नहाने चला गया था। 10-15 मिनट जरूर लगा था, लेकिन वो लड़की आई नहीं, ना मेरा दरवाज़ा खटखटाया। सब कुछ शांत था। अब मैं एक छोटी सी चाकू के लिए उसके दरवाजे पर जाना, दरवाज़ा पीटना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोचा कि छोड़ो, जो होगा, अगर उसको याद होगा तो दे जाएगी, नहीं तो मुझे ज़्यादा चाकू की ज़रूरत नहीं। वैसे हमारे पास में एक दूसरा चाकू भी था, मेरा काम तो चली जाएगा। मैं अब एक तरह से खाना वाना खा करके आराम से अपने बिस्तर पर लेट चुका था। अब रात का करीब 11 बज रहा था। 11 से ऊपर का ही टाइम था जहाँ तक मुझे ध्यान है। फिर वही बदबू मेरे कमरे में आने लगी। अब मेरी सही कहूँ ना कि पारा हाई हो चुका था। इतनी सड़ी हुई बदबू थी कि नाक बंद करना पड़ा था। अचानक से मेरे घर में फैल चुकी थी। अब मैं एक तरह से गुस्से में था, लेकिन रात का मामला था, इसलिए मैं अब कुछ बोल नहीं सकता था उन लड़कियों को। मैं उस दरवाजे पर जाना भी नहीं चाहता था कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, कोई ऐसी बात ना हो जाए, लड़कियां नाराज हो जाए, फिर मेरे लेने के देने पड़ जाए। क्योंकि मेरे दोस्त के साथ में ऐसे ही कुछ घटना हुआ था, उसकी पड़ोसी एक औरत के साथ में। उसने जानबूझ करके ऐसा कोई काम नहीं किया था। अनजाने में अब वो रात को उस औरत से कुछ सामान मांग दिया था कि फलाना कुछ माचिस चाहिए, कुछ ऐसे चाहिए, और उस औरत ने अब एक तरह से उसको गलत नज़र से देख लिया और उस पर बरस पड़ी थी। और तब से मैं बहुत डरता था। खैर सारी रात जो थी ना, रोक रोक करके बदबू आती रही। हाँ, मैं तो अपना चारपाई अब मेन दरवाजे पर ला दिया था, दरवाज़ा भी खोल दिया था कि वो बदबू से मुझे सामना ना करना पड़े। जैसे तैसे मैं रात काट लिया था। आज सुबह में उठते ही जब दरवाजे पर गया कि चलो अब तो सुबह हो चुकी है, आज लड़कियों से पूछता हूँ कि तुम्हारे घर में ये रात में होता क्या है, इतनी सड़ी हुई बदबू कहाँ से आती है, तुम लोग करती क्या हो, क्या पकाती हो, क्या खाती हो। लेकिन मैं जब उठ करके जा रहा हूँ दरवाजे पर तो ताला बंद है। वही मोटा ताला दरवाजे पर लटका हुआ है। और इतनी सुबह सुबह मुश्किल से 6 बजे होंगे। अब मैं क्या करूं? अब वापस अपने कमरे में, और फिर मैं कुछ देर आराम करने के बाद फ्रेश व्रेश होकर के अपना काम पर लौट गया। शाम हुई। अब मैं तो आज इन लड़कियों से पूछना चाहता था कि आखिर तुम्हारे घर में ये सब चलता क्या है, क्यों ऐसी बदबू आती है जो जीना हराम कर देती है। हाँ, मैं कहूँ ना कि फिर मैं अब रात का इंतजार करने लगा। खाना पीना खा करके अब एक तरह से तैयार था कि जब बदबू आएगी ना, तभी मैं अब दरवाजा खटखटा दूंगा। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। आखिरकार उस रात एक भी बदबू, माने जरा सा भी बदबू मुझे महसूस नहीं हुई। वो रात बड़ी चैन से कट चुकी थी। मैं जब सोया ना तो मेरी सुबह में नींद खुली थी। हाँ, मैं अब एक तरह से फ्रेश हो चुका था पूरी नींद लेकर के। हाँ, जब मैं बाहर निकला तो फिर उस दरवाजे पर मोटा ताला लगा था। अब तो ये रोज की आदत थी। सुबह सुबह इतनी जल्दी लड़कियां कैसे उठ जाती थी, कहाँ चली जाती थी, कौन सा काम करती थी, मुझे जरा भी पता नहीं था। और वो जो लौटती ना तो लेट नाइट में लौटती थी। लगभग 8 बजे 9 बजे के आसपास वो अपने घर में लौटती थी। और तभी उन घरों में मैं खटपट खटपट सुनता था, मतलब वो खाना वाना बनाती थी, शायद यही करती होंगी।
अब 3-4 दिन हो गए, बदबू बिल्कुल नहीं आ रहा था। अब मैं भी बड़ा प्रसन्न था, लेकिन अभी तक वो चाकू जो लड़की ले गई थी अभी तक दिया नहीं था। रात का करीब 10 साढ़े 10 बज रहा था। अभी तो मैं सोया नहीं था, बस सोने की तैयारी कर रहा था। हाँ, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे दस्तक हुई तो मैं भागकर गया, कौन, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। मैं दरवाजा खोल दिया तो वही लड़की जो चाकू लेके गई थी वो चाकू लेके खड़ी थी। कहने लगी, देखिए माफ कीजिएगा, मैं भूल गई, चाकू देना ही भूल गई। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप दे दीजिए चाकू। मुझे ध्यान आया कि इस लड़की से बात करना चाहिए कि रात के टाइम में अब जो पिछला बदबू आ रहा था अब तो नहीं आ रहा है, उसकी कहानी क्या है, कैसे बदबू आता है घर में जो जीना हराम कर देता है। तब मैंने बोला उससे कि मैडम जी एक बात पूछूं आपसे। कहने लगी कि हाँ हाँ पूछिए तो सही, क्या पूछना है आपको, मुस्कुराते हुए। मैं कहने लगा कि मैडम अब कुछ दिन तो से बदबू तो नहीं आ रहा है, लेकिन 2-3 दिन इतनी बदबू मुझे आपके कमरे से आता हुआ महसूस हुआ कि मैं सो नहीं सका। तो ऐसे आपके घर में ये सब चलता क्या है, क्या होता है कि इतनी बदबू आती है रात के टाइम में, क्या आप लोग पकाती हो, क्या खाती हो। लड़की मुस्कुराने लगी और कहने लगी जो आप खाते हैं वो हम खाते हैं। आप नॉनवेज खाते हैं? मैं बोला हाँ कभी कभी तो हम भी खाते हैं, कभी हम होटल से ले आते हैं और कभी हमारे पास वक्त होता तो बना लेते हैं। लेकिन ऐसा बदबू तो जैसा आप बता रहे हो ऐसा तो हमने आज तक महसूस नहीं किया। बदबू कहीं और से आता होगा, हमारे घर में कोई बदबू का सोर्स नहीं है, लेकिन बदबू आपके घर में पहुंचता कहां से है। मैंने बोला कि देखिए जो बीच का दरवाजा है ना, उसमें नीचे से थोड़ा सा गैप है और वहां से ही बदबू मुझे महसूस होता है। तब वो लड़की कहने लगी क्या मुझे आप अंदर से दिखा देंगे, मैं देखना चाहती हूँ। मैंने बोला हाँ चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आगे आगे और लड़की पीछे पीछे मैं उस दरवाजे पर ले आया और मैं बोला देखिए यहां से बदबू आपके कमरे से अंदर आती है, मैं कई बार महसूस किया हूं। लड़की देखने लगी और फिर कमरे में निगाह डालने लगी और कहने लगी आप अकेले रहती हैं इतने बड़े घर में। मैंने बोला जी मैं अकेले ही रहता हूं। तो आपकी शादी वादी हो गई है? मैं एक तरह से बोलने लगा कि हाँ शादी तो हो गई है। तो पत्नी कहाँ आपकी? मैं थोड़ा अब अजीब सा सवाल पूछने लगी थी, पर्सनल सवाल। मैं बोला जी पत्नी मेरे गांव में मेरे परिवार के साथ में रहती है। तो मुस्कुराते हुए कहने लगी फिर आप यहाँ क्यों रहते हैं, पत्नी आपके गांव में, आपको भी तो अपने पत्नी के साथ रहना चाहिए। मुस्कुराते हुए उसकी बात का मैं जवाब ही नहीं दे पाया था। मैं सोचने लगा कि ऐसे क्यों सवाल कर रही है। मैं कहने लगा कि मैडम अगर हम पत्नी के साथ ही घर पर रहेंगे तो कमा के कौन खिलाएगा। अब मुझे अब बाहर आना ही पड़ा, नौकरी करना ही पड़ा और तभी तो मैं अपने परिवार को पेट पालूंगा। तो पत्नी को लेकर मैं कहाँ ढोता रहूंगा। और वो कहने लगी जब इतना बड़ा घर आपने लिया है तो पत्नी को बुला लीजिए। मैंने बोला कि जी नहीं, हमारी पत्नी गांव में ही रह कर एक तरह से सुख रहती है, खुशी रहती है, उसको गांव का जीवन पसंद है। वो शहर में मैं लेके आया था लेकिन वो रह नहीं पाती। मैं तो चला जाता हूँ नौकरी पर और सारा दिन अकेली रहती है, उब जाती है, इसलिए वो शहर में आना नहीं चाहती। तब वो बोलने लगी आपकी अब रातें कैसे कटती हैं अकेले। अब उसकी सवाल का जवाब ही नहीं दे पाया था। अजीब सा सवाल, मैं तो देख करके हैरान रह गया था कि ये लड़की कैसी कैसी सवाल पूछ रही है, इसका अधिकार नहीं है इन सवाल पूछने का। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। लड़की मुस्कुराती रही और कुछ बात अलग अब पलट दिया था। क्या बनाते हो, कैसे बनाते हो, कौन कौन सा सब्जी खाते हो, अब इस पर बात करने लगी। अचानक उस कमरे में से खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आने लगी जो उसका कमरा था और वो शोर उसी दरवाजे की झिरी से अब आ रहा था। और तब वो कहने लगी माफ कीजिएगा मुझे जाना है, शायद मेरी पार्टनर बुला रही है। और दौड़ती हुई कमरे से निकल चुकी थी। वो आवाज काफी देर तक जैसे कुछ ठोका जा रहा है, धम धम खड़खड़ ऐसी आवाज आ रही थी कमरे से। खैर वो लड़की चलने जाने के बाद मैं राहत का सांस लिया कि चलो ये कैसी लड़की है भाई, जरा भी लज्जा हया नहीं इसके पास में, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रही है।
अब मैं कहूँ ना, उस लड़की से मैं थोड़ा सा डर गया था कि भाई इस लड़की से मुझे दूर ही रहना चाहिए। पहली लड़की से मैं मिल चुका था, वो ऐसी सवाल आज तक नहीं पूछा था। खैर रात हो चुकी थी और मैं अब खाना वाना खा करके आराम कर रहा था। कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक ऐसा ही बदबू, सड़न वाली बदबू फिर आने लगी थी। मेरी जब अब एक तरह से आंख खुली ना, तो वही बदबू की वजह से, बदबू का सोर्स वही दरवाजा था। दरवाजे के नीचे से गैप था और उसमें से बदबू निकल रही थी। अब एक तरह से मैं बहुत गुस्सा हो चुका था कि आज मैं उससे पूछा भी, लेकिन उसने बोला कि जो आप खाते हो वही हम बनाते हैं। अब मैं जब घड़ी देखा ना, तो रात का करीब 12 बज रहा था। ये 12 बजे ये लड़की लोग क्या बना रही है? अब वाकई में मुझे अब रुका नहीं गया। मैं उसी दरवाजे को पीटने लगा। मेन दरवाजे पे नहीं गया, वो तो बाहर से था। अब मैं आवाज देने लगा, अरे ये आप लोग का घर से ऐसा बदबू क्यों आ रहा है? क्या आप लोग पका रही हो? क्या खा रही हो? मेरी नींद हराम हो गई, एक तरह से मैं कहूँ। मैं चिल्लाते हुए दरवाजे को पीटते हुए कहने लगा, ये सब बंद कीजिए, मुझे सोना भी है, मेरे नौकरी पे जाना है। अचानक ये सब करने के बाद मैं शांत हो गया। आज सही मायने में वो बदबू था ना, रुक गया था। ना जाने उस घर में क्या चल रहा था, मुझे पता ही नहीं था। अब फिर जब बदबू रुक गया ना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, कोई आवाज नहीं आई। लेकिन बदबू रुक जाने के बाद मुझे राहत महसूस हुई और तभी मैं खिड़की सब खोल चुका था ताकि फ्रेश हवा कमरे में आए जाए, वेंटिलेशन हो सके। अब फिर मैं अब एक तरह से थका हुआ था दिन भर का, आज जल्दी ही मैं अब सो चुका था। अचानक ऐसा लगा कि मुझे कोई छू रहा है। रात का टाइम था, वो भी आधी रात का। अचानक नींद में ऐसा एहसास हुआ कि मुझे कोई छू रहा है। अब जैसे ही मेरी आंख खुली ना, मैं देख करके दंग रह गया था। वही लड़की जो मेरे साथ इतनी बहस कर चुकी थी, जो चाकू लेके गई थी, चाकू वापस लेके आई और उस दरवाजे को देखी। तब मैं उस लड़की को देख करके एकदम हैरान हो गया था। आधी रात का वक्त और वो लड़की मेरे सामने, और वो मुझे छू करके जैसे महसूस कर रही हो या ना जाने क्या कर रही थी। जैसे उसका हाथ मेरे चेहरे पर पड़ा, मैं जाग चुका था। मैं ऐसे ही था। अचानक उस लड़की को सामने देख करके मैं एकदम आश्चर्य में पड़ गया। अरे आप इस वक्त हमारे घर में, ये आई कैसे आप? तब मैंने देखा कि वो जो दरवाजा था वो खुला हुआ था। हालांकि मैं अंदर से मैं सिटकनी लगाया हुआ था। सिटकनी शायद खुल गई होगी ठोकने की वजह से, मुझे ऐसा लगा। तब कहने लगी, बड़े शोर करते हो तुम, बहुत देर से चिल्ला रहे थे, थोड़ी सी बदबू आपको बर्दाश्त नहीं होती है क्या? कैसे इंसान हो तुम? हम लोगों को तो एक तरह से तुम तकलीफ दे रहे हो। अब वो मुझे खरी खोटी सुना रही थी। उसके तेवर भी बदले हुए थे। उसकी जो आंखें थी ना, अजीब सी चमक उसमें थी। अब मैं कहने लगा कि देखिए, आपके घर से बदबू निकल रहा था, तो मैं आपको इतना, तो मेरा राइट बनता है कि मैं आपको बताऊं कि बदबू को रोकिए। ये क्या हो रहा था आपके घर में? क्या आप लोग बनाते हैं, खाते रहते हो आधी रात के वक्त भी? मुझे तकलीफ हुआ तभी तो मैं आपको आवाज दिया। लड़की बिल्कुल गुस्से में थी, मेरी तरफ देख रही थी और कहने लगी कि पड़ोसी हो ना, अब इतना तो थोड़ा देखना चाहिए ना कि टाइम क्या हो रहा है, कब किसी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मैं कहने लगा कि जी, आप लोग को भी देखना चाहिए कि आपके बगल में पड़ोसी सो रहा है और उसको भी नींद की जरूरत है। आप लोग ऐसा कोई काम न करें। ये बदबू किस चीज की थी? आखिरकार लड़की अब एक तरह से मेरी और उसकी बहस चल रही थी और वो गुस्से में आ गई। अब मेरी हाथ पकड़ कर कहने लगी, आओ उठो, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि बदबू कहां से आ रही है। वाकई में झटके से मुझे चारपाई से उठा दिया था। तब मैं उसकी ताकत को पहचाना था कि अरे ये तो बहुत ही ताकतवर है लड़की, देखने में लग रही है ऐसी लड़की, लेकिन इसमें अंदर में ताकत भरी हुई है। अब मैं एक झटके से अब उठ चुका था और लड़की मेरे हाथ पकड़े हुए उसी दरवाजे के अंदर से अब मुझे अपने कमरे में लेकर गई थी। आज जब मैंने देखा ना, तो सही में मैं दहल चुका था। मैं देखा कि एक बड़ा सा
खाना बनाने वाला बर्तन था, जो कि अब चूल्हे पर चढ़ा हुआ था, और उसमें बहुत सारा मांस जैसे पक रहा हो, और शायद उसी की कभी कभी बदबू हमारे पास में आती थी। ये मैं देखा ना तो एकदम हैरान रह गया कि तुम लोग दो दो लड़की रहती हो और इतना सारा मांस, ये सब क्या होता है। मैं उससे सवाल पूछ गया। लड़की अब एक तरह से मुझे खूंखार नजरों से देख रही थी, और तभी अब ना जाने उसके मन में क्या आया, कहने लगी कि हाँ, ये देख लिया ना तुमने, अब बताओ इसमें बदबू उठ रही है, बदबू कैसी महसूस हो रही है। बाकी मैं चुप हो गया था मैं, क्योंकि बदबू अब उस मांस को वजह से नहीं आ रही थी, बिल्कुल नहीं मुझे बदबू महसूस हो रही थी। और तब वो लड़की मेरे पर जैसे अब अपना अब एक गुस्सा दिखाने लगी थी, कहने लगी कि तुमने तो मेरे नाक में दम कर दिया है, जब से तुम आए हो और तुम्हें अब कह रहे हो कि बदबू महसूस हो रही है। आज तुम दरवाजा पीट रहे थे, ये अच्छी बात नहीं है। लड़की एक तरह से गुस्से में थी, और तभी एक दूसरी जो लड़की थी उसने आवाज दिया, अरे क्या हो रहा है, कैसा सुर कर रही तुम लोग। वो लड़की दूसरे कमरे से चलते हुए अब हमारे पास में आ गई। अब मुझे देखे कहने लगी, यार ये तो हमारे पड़ोसी हैं, इनको तुम यहां क्यों लेकर आई हो। लड़की अब जो थी ना, चाकू वाली लड़की, मैं तो नाम नहीं जानता था, दोनों का नाम मुझे पता नहीं था। तब वो लड़की कहने लगी, तुम जाओ अपना काम करो, इसको मैं अब हैंडल कर लूंगी, तुम जाओ, मेरे काम में दखल मत दो। लड़की को उसने डांट दिया, और लड़की वापस जिधर से आई थी उधर चली गई थी। तब वो कहने लगी कि अब बताओ तुम्हें क्या किया जाए, तुम्हें सजा दिया जाए या प्यार किया जाए, तुम ही बोल दो। अब उस लड़की की ये हाव भाव देख करके मैं दहल चुका था। इतना सारा आधी रात के मटन बना रही थी, ये किसको खिलाएगी भाई, ये दो लोग हैं और इतना सारा मटन उसमें जैसे उबल रहा पक रहा है, ये माजरा क्या है। तब उसने वो बात बोली ना तो मैं आश्चर्य से देखने लगा, क्या मतलब, क्या मतलब, क्या पूछना चाहती हो, क्या करना चाहती हो। सजा का मतलब क्या, तुम पुलिस हो, थाना हो, तुम प्यार क्या तुम मेरी पत्नी हो। वो लड़की के जो गुस्सा था ना ये एकदम डाउन हो चुका था। अब एक तरह से कहूँ ना कि जो बीच वाला दरवाजा खुला हुआ था उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। अब तो मैं उसके घर में एक तरह से कैद हो गया था। वो लड़की मेरे पास में आकर के चिपक गई, कहने लगी कि बस अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे प्यार करो, और नहीं तो देख रहे हो ना मटन, मैं भी तुम्हें मटन की तरह पका करके खा जाऊंगी। सोच लो, तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, या तो मुझे प्यार करो या फिर तुम इस पतीले में उबलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं बोला, इतनी सी छोटी सी लड़की और कम उम्र की, अब मुझे अब एक तरह से अब धमकी दे रही है। मेरे अंदर भी अब जोश जाग चुका था। मैं कहने लगा कि दरवाजा जैसे बंद किया है ना वैसे खोल दो, अगर तुम नहीं खोलोगी तो मुझे खोलना भी आता है। अब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया कि इसकी बात को हम जवाब नहीं देंगे, अपने कमरे में चले जाएंगे, आराम से सोएंगे। कल मैं डीलर को जाकर के कंप्लेंट दूंगा, वो जो करना है वो खुद करेगा। जैसे मैं दरवाजे के पास पहुंचा ना, अभी मैं दरवाजा का छुआ तक नहीं था, तब तक वो लड़की मुझे घसीट लिया था। अचानक मुझ पर झपट पड़ी, अब मुझे तो जमीन पर गिरा दिया था। इसके बाद वो मुझसे लिपट चुकी थी। अब मैं क्या कहूं, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है कि मेरे साथ वो क्या क्या कर रही थी। अब मैं अपना बचाव पूरा कर रहा था कि मैं इस लड़की के चंगुल से अब छूट पाऊं। उस लड़की को आवाज दे रहा था कि मैडम मैडम देखिए आपकी सहेली मेरे साथ में क्या कर रही है, लेकिन वो मैडम भी एकदम शांत पड़ी हुई थी, जैसे उसका अता पता ही ना हो। आखिरकार मैं अब क्या बोलूं। अब एक तरह से मैं अब उस मैडम के चंगुल में आ चुका था, जैसे उसमें इतनी ताकत मैं किसी लड़की में आज तक शायद ही देखा होगा। इतनी ताकतवर लड़की कैसी हो सकती है जो एक इंसान को, एक मर्द को अपने काबू में कर ले, और वो भी कि उसको दबोच ले, उसको उठने का मौका तक न दे। और वही मेरे साथ में उस लड़की ने किया था। और इसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे अब एक तरह से बेहोशी आ रही है,
आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अब फिर मुझे होश नहीं था। जब मैं होश में आया ना, तो अपने बिस्तर पर था, अपनी चारपाई के ऊपर में। सर भारी हुआ पड़ा था, जैसे लग रहा था कि सर में हथौड़ा चल रहा है। एक दर्द जो हथौड़े के समान मेरे सर में चल रहा था। मैं उठा और रात की बात मुझे याद आने लगी। मैं उस दरवाजे को देखा तो दरवाजा भी अंदर से सिटकनी बंद थी। तो ये अपने आप सिटकनी कैसे खुल गई, मैं अंदर उस लड़की कैसे आ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि ये लड़की ने मेरे साथ में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ मेरे साथ में किया है। अब मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब दर्द में अब एक तरह से मैं पागल था, इतना दर्द अब सर में उठ रहा था। आखिरकार मेरे पास में कुछ दवाइयाँ थीं और उन दवाइयों का उपयोग किया। सर दर्द की दवाई लेने के बाद मैं आराम करने लगा था कि चलो कुछ देर लेट जाऊंगा, फिर आराम हो जाएगा। और तब तक एक तरह से कहूँ ना कि सुबह का उजाला भी होने लगा था। जैसे ही उजाला हुआ ना, मैं अब एक तरह से दरवाजे से बाहर निकल आया था, घर के बाहर मेन दरवाजे पर। आज जब मैं उस ताले को देख रहा हूँ, मेरा मुंह चिढ़ा रहा है। मतलब वो दोनों की दोनों लड़कियां उस घर में है ही नहीं। कब निकल गई कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जाने का कोई टाइम पता नहीं था, तो आने का भी नहीं था। आखिरकार मुझे काम पर जाना था। अब मैं सोचा कि आज काम पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आज मैं छुट्टी लूंगा। आज सबसे पहले मैं जाऊंगा डीलर के पास। लेकिन मुझे डीलर मिला ही नहीं। मैं उसके ऑफिस में गया, इंतज़ार भी किया। और तब उसके लड़के ने कहा कि कोई मीटिंग में गए हुए हैं, कब लौटेंगे कुछ मालूम नहीं, घंटा भी लग सकता है, शाम भी लग सकती है। तब मैं सोचा चलो आज नहीं फिर किसी दिन। मैं अपने कमरे पर लौट आया था। आज तो मैंने छुट्टी कर लिया था। अब मैं सारा दिन उसी चीज़ को अब समझने की कोशिश करने लगा कि सब बगल के कमरे में क्या चल रहा है। 12 बजे इतना सारा मटन उस कढ़ाई में, उस पतीली में बन रहा था, और उस लड़की की हिम्मत मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया। मैं बहुत गुस्से में था कि चलो जब लड़की आएंगी ना, तब मैं उनसे बात करूँगा। कल तो मैं डीलर के पास जरूर आऊँगा। एक बार मैं उन लड़कियों से बात करूँगा जो पहली वाली लड़की है। और दूसरी लड़की जो थी ना, मैं दोनों का नाम जानता तक नहीं था कि क्या नाम है उनका। मैं बस इतना ध्यान रखा था कि चाकू वाली लड़की जो मेरे से चाकू मांग के ले गई थी, और उसने ही मेरे साथ में ऐसा खेल खेला था। मैं कमरे पर आ गया था। सारा दिन इंतज़ार मैं करता रहा कि कोई आएगी उनमें से कोई एक लड़की भी, लेकिन ताला खुला ही नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं आया। रात हो चुका था। 9 बजे के बाद मुझे दरवाजे पर अब हलचल सी महसूस हुई, और तब मैं जल्दी से निकल चुका था। जब बाहर देखा ना, तो जो सबसे पहली लड़की को मैं देखा था, मिला था, और वही मुझे खड़ी दिखाई दी। दूसरी लड़की का नामो निशान नहीं था। अब मैं उसके पास गया नहीं, वो बस जा कर के दरवाज़ा खोली, ताला खोला और अंदर पहुंच गई थी। उसके हाथ में अब वही चीज़, शायद मटन होगा, अब ऐसा ही मुझे लिफाफा लग रहा था, थैला सा। चली गई। अब मैं सही कहूँ ना कि मेरी हिम्मत जवाब दे गया था। वो लड़की मुझे नज़र नहीं आई, और ना मैं अब एक तरह से कहूँ ना कि डर चुका था। रात हो चुकी थी, अब मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। चलो आज रात कैसे भी बिताते हैं, और इसके बाद कल मैं डीलर के पास जाऊंगा और इनका पूरा कंप्लेंट दूंगा। रात हो गई थी। मैं अब एक तरह से थोड़ा बहुत खा करके अब मैं आराम करने लगा था। कब मुझे गहरी नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब वही सड़न वाली बदबू कमरे से आने लगी, तब मैं एक तरह से फिर से जाग गया था। मैं फिर बाहर निकला, दरवाज़ा खिड़की खोल करके मैं मेन दरवाजे पर आ चुका था, और दरवाज़ा को मैं खटखटाने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया ना, तो पहली लड़की निकली। हाँ जी बताइए, कुछ काम है क्या, कोई सामान चाहिए क्या आपको? मैंने बोला नहीं, ये बदबू फिर आपके कमरे से आ रही है। और दूसरी चीज़, वो जो आपकी सहेली है ना, मेरे साथ कल हद कर दिया था। मैं सारी कहानी उस लड़की को बताने लगा।
कि देखिए, मैं तो कल जा रहा हूँ डीलर से कंप्लेंट करने के लिए। अब मैं आपसे एक तरह से बात भी करना चाहता था, लेकिन मैं डर रहा था। लेकिन जब ये फिर बदबू आया ना, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं आकर के दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन शुक्र है कि आप ही हैं। वो लड़की तो नहीं है ना? आप एक तरह से कहूँ ना, वो लड़की डर गई थी। डर उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। कहने लगी, थोड़ा धीरे बोलिए, धीरे बोलिए। मैं बोला कि क्या वो लड़की अभी भी घर में है, आपकी सहेली? तब वो इशारा किया कि हाँ, अंदर है। अब एक तरह से दरवाज़ा उसने भेड़ दिया। अब मेरी हाथ पकड़ करके बाहर लेके आई, गली की साइड में। कहने लगी कि देखिए, आप चिल्लाइए मत। मैं जो आपको बता रही हूँ ना, थोड़ा शांत भाव से सुनिएगा। मैं तो खुद परेशानी में फंसी हुई हूँ। मैं बोला कि आपके साथ कौन सी परेशानी है? परेशानी तो मेरे साथ में हुई है। जब से इस घर में आया हूँ और वो ये सड़न वाली बदबू आती रहती है। और उस रात तो वो आपकी सहेली ने हद ही कर दिया है। ऐसा किसी के साथ में किया जाता है, और वो भी ज़बरदस्ती? अगर प्रेम करना था, प्रेम अब किसी के साथ में हो जाता, चलो ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती तो नहीं किसी के साथ में। वो लड़की मुझे समझाने की कोशिश करने लगी कि देखिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं जो बता रही हूँ ना, थोड़ा ध्यान से सुनिए, मेरी बात को गौर कीजिए। मैंने बोला ठीक है, बताइए क्या बताना चाहती है। तब वो लड़की कहने लगी कि देखिए, ये मेरी कोई सहेली नहीं है। मेरी सहेली मेरे साथ में रहती है, लेकिन अभी अपने गांव गई हुई है। अभी वो लौटेगी 2-4 दिन के बाद में। तब मैं बोला, ये कौन है? तब वो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। कहने लगी, ये मेरी सहेली नहीं है। मैं कहूँ ना साफ शब्दों में, तो ये एक आत्मा है। मेरे घर को कब्जा कर रखा है। अब मेरे साथ ये चिपकी हुई है। जहाँ मैं जाता हूँ तहाँ मेरे साथ में रहती है। अब मुझ पर ये ऑर्डर चलाती है कि आज ये खाना बनाओ, आज ये मटन बनाओ, आज ये चिकन बनाओ। इसके लिए मुझे अब धन भी देती है, पैसे भी देती है। मैं तो अब एक तरह से नॉर्मल सी नौकरी करती हूँ। मैं अपनी सहेली के साथ में अब इस घर में अब रहने के लिए आ गई थी। ये सिलसिला जब शुरू हुआ, जब सहेली मेरी गांव गई हुई थी, मैं अकेले इस घर में थी। अब वो ज़्यादा रात नहीं हुआ था, जब मैं अपने ऑफिस से लौट रही थी, तभी पीछे से इसने मेरे को टच किया। मैं पलट कर देखा, तब ये मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब मुझे अब एक तरह से कह रही थी कि मुझे पहचाना? मैंने बोला जी नहीं। तब वो कहने लगी कि मैं तेरी सहेली हूँ, आज से मैं तेरे साथ में रहूँगी। तू जो जो अब मेरा काम करेगी, उसके बदले में मैं तेरा बहुत सारा पैसा दूंगी। मैं जब मना करने लगी तो उसने अपना असली रूप दिखा दिया। कहने लगी, तू अगर मेरा काम कहना नहीं मानेगी तो मैं तुझे मार दूंगी। आज सही कहूँ ना, मैं बिल्कुल डर चुकी थी। तब से उसके साथ में रह रही हूँ। अब जो वो कहती है, मुझे अब वो काम करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। मैं रात में आई थी, मैं आपको देखा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको रोक सकूं। कह करके वो रोने लगी थी। तब मैं सब कुछ खेल समझ गया था कि अरे, इस घर में तो कोई आत्मा है, और वो भी ताकतवर। उसकी ताकत का एहसास मुझे हो चुका था। वो तो जो चाहे मर्जी कर सकती है। अब मैं भूत प्रेत के बारे में अब थोड़ा बहुत जानता था। अब मैं तो बिल्कुल डर चुका था। मैं कहने लगा कि इस घर को छोड़ के भागिए आप, मैं भी भागता हूँ, तभी हम लोग को जान बच पाएगी। खैर, मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन आपका क्या होगा? लड़की अब एक तरह से आंसू बहाने लगी। कहने लगी कि मैं अब कैसे भाग सकती हूँ? ये लड़की हमेशा मेरे साथ में चिपकी रहती है। तब मैंने उसको बताया कि देखिए, अब उस मोड़ पर चले जाइए, हनुमान जी के मंदिर है। आप वहाँ जाइए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए। अब फिर हनुमान जी से अब जो भी पुजारी हैं वहाँ से मिलिए, वो आपका अब उपचार करेंगे। आप कोई बात छिपाइएगा नहीं। तब वो लड़की कहने लगी, मुझे जाने देगी तब ना। मैंने बोला कि बस दिल में हनुमान चालीसा पढ़िए, देखिए हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे। आज जितना जल्दी हो सके ये काम कीजिए। तब वो लड़की कहने लगी, कल सुबह ही मैं ये काम करूँगी। कल मैं काम पर नहीं जाऊँगी, यही काम करूँगी जो आपने बताया। अब मैं भी अब एक तरह से मैं ये रात गुजारना चाहता था। किसी तरह से मैं रात गुजार लूँ और सुबह मैं कोई नया ठिकाना पर जाऊँगा। डीलर से कहूँगा कि भाई कोई दूसरा कमरा दे दे। आखिरकार मैं अपने
अपने कमरे में और वो अपने कमरे में। लेकिन मैं अंदर से हिल चुका था कि मेरी बगल के घर में एक प्रेतात्मा एक लड़की को काबू कर रखा है और उस पर हुक्म चलाती है। जो उसका दिल में आता है उससे कहती है ये खाना बना, ये मांस बना, ये हड्डी वाला बना, ये मांस वाला बना। और उसी की बदबू अब मेरे कमरे में आती थी। अब मेरे साथ में अब ऐसा उसने खेल कर दिया था। मैं तो बिल्कुल डरा हुआ था। रात भर हनुमान जी का नाम लेता रहा कि हे प्रभु किसी तरह से रात गुजार दो, ये लड़की ये भूतनी जो है मेरे कमरे में ना आए। अब वैसा हुआ, मैं रात भर जगा रहा। जब सुबह हो गई ना तब मेरे को अब एक तरह से थोड़ा सा राहत मिली थी। और जब मैं उठा और जब बाहर जाकर देखा तो दरवाजे पर हमेशा की तरह ताला मुझे नजर आया। लड़की शायद निकल चुकी थी। क्या वो मंदिर गई होगी? उस मंदिर में अब एक तरह से कहूँ ना कि मैं भी अपना थोड़ा बहुत जो सामान था अब समेट करके बंडल बनाया, अपने बाइक पर बांधा और उस घर को ताला मार करके चाबी लेकर के अब मैं चल पड़ा था डीलर के पास में। डीलर अब एक तरह से 9 बजे के बाद में दरवाज़ा खुलता था, ऑफिस खोलता था। उसका घर पीछे ही था और आगे में ऑफिस। मैं जाके घर का दरवाज़ा खड़खड़ाने लगा और तब वो आया, मुझे देख के कहने लगा कोई बात है, जरूरी काम है। तब मैंने बोला कि मुझे दूसरा घर चाहिए। अब मैं सारी बात बताने लगा और तब उसको यकीन नहीं हुआ और कहने लगा कि झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उस घर में मैं बहुत बार जा चुका हूँ। वो लड़की भी झूठ बोल रही है और तुम भी झूठ बोल रहे हो। मैं इन बात पर यकीन नहीं करता है। हाँ तुम्हें घर चाहिए, मैं तुम्हें घर दिलवा देता हूँ, लेकिन ये मत कहना कि उस घर में भूत प्रेत रहता है। वाकई में वो मेरी बात को समझ नहीं रहा था, लेकिन मुझे अब घर मिल चुका था। अब मैं घर में अब आ गया था। सारा दिन सोता रहा। मुझे उस लड़की की टेंशन थी कि लड़की सही सलामत है, क्या वो हनुमान मंदिर पहुंच चुकी है, क्या अब उसको अब एक तरह से कुछ राहत महसूस हुआ है, क्या उसके साथ में कुछ घटा तो नहीं है। मैं उसके बारे में बहुत चिंतित था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस जगह पर जाऊं, दोबारा उस घर के सामने खड़ा हूं। इस बात को कई दिन हो चुके थे। अब मैं अपने काम पर जा रहा था। इस घटना को मैं भूलते जा रहा था। अचानक उसी हनुमान मंदिर से मुझे अब एक बार निकलने का मौका मिला। जब भी उस हनुमान मंदिर के पास से मैं गुजरता था ना तो अपने बाइक रोक करके अब मैं मंदिर में जाता था, हनुमान जी के दर्शन करता था, मत्था टेकता था, प्रसाद लेकर के मैं लौटता था। जब मैं ऊपर गया ना, वही लड़की मुझे मंदिर में बैठी हुई मिली, हाथ जोड़े हुए, आंख बंद किए हुए। जब मैं उसको देखा ना तब मुझे बड़ा राहत महसूस हुई कि आखिरकार हनुमान जी ने सब कुछ सही कर दिया होगा। तभी तो हनुमान जी के चरण में बैठी हुई है। आखिरकार जब आँख खुली तब मैंने आप उससे पूछा कि कैसी हो, सब कुछ ठीक हो गया। तब वो कहने लगी कि हाँ आपने जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया, लेकिन वो जो आत्मा थी ना मुझे मंदिर में जाने ही नहीं दे रही थी, मुझे ज़मीन पर गिरा देती थी। कहती कि नहीं तू मंदिर के अंदर नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। लेकिन मेरा भाग्य उस टाइम सही था। मंदिर के पुजारी थे ना अब उसी मंदिर के बगल से गुजर रहे थे। मैं जब गिरी ना तो मुझे वो उठा लिए। कहने लगे चलो बहन, तुम शायद बीमार हो, थकी हुई हो, मंदिर के चौखट पे चलो, बैठो, मैं तुम्हें पानी वानी पिलाता हूँ, तब तुम सही हो जाना, तब जाना। वाकई में वो मेरे लिए चमत्कार का पल था। जैसे ही पंडित जी ने हाथ मुझे रखा था तभी वो मुझसे दूर हो गई थी। दूर हो करके मुझे धमका रही थी कि नहीं तू इस जगह से हट जा, तू इस जगह से जा, तू मंदिर में नहीं जा सकती। लेकिन मुझे लग चुका था कि अब मुझे छू नहीं पाएगी। अगर छूना होता तो मेरे नज़दीक रहती, लेकिन ये तो दूर भाग चुकी थी। आखिरकार मैं उस पंडित जी के पास गई और सब कुछ विस्तार से बताया। पंडित जी कहने लगे घबराओ मत, सब कुछ सही हो जाएगा, बजरंग बली सही करेंगे। तुम आरती में भाग लो और पूजा में भाग लो, मैं तुम्हें कुछ अब एक तरह से मंत्र भी दूंगा और कुछ यंत्र भी दूंगा। पंडित जी ने सब कुछ सही कर दिया। इसके बाद वो आत्मा मेरे से दूर रहने लगी। हाँ मुझे देखती ज़रूर है, मुझे कहती है, धमकाती है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी और मैं तुम्हें मार डालूंगी जब भी मुझे मौका मिलेगा। लेकिन वो मैं डरती नहीं थी उससे। अब
मुझे वो छू नहीं सकती थी। जैसा पंडित जी ने कहा, आप देखिए ये ताबीज़ मेरे बाहों पर बंधी हुई है और इसमें बजरंग बली का शक्ति अब एक तरह से महसूस करती हूँ। अब तो मेरी सहेली भी आ गई है, लेकिन अब हम लोग ये घर को खाली कर रहे हैं, हम दूसरे घर में अब जा रहे हैं। वाकई में मुझे बहुत तसल्ली हुई थी उसकी बात सुन करके कि चलो इसका भी उस अब एक तरह से चुड़ैल से पीछा छोड़ा। अब मैं तो उस चक्कर से बहुत दूर हो चुका था और उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला, उस लड़की से कभी मुलाकात नहीं हुई। अब मैं अपने काम में अब एक तरह से लग चुका था। तो दोस्तों ये थी सुधीर जी की आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब फिर मैं एक नई घटना के साथ कल की रात मिलता हूँ इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।